वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशन। मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। ये इसका पार्ट 28 मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट। जब कभी भी हम विकास के बारे में सोचते हैं तो हमारी सोच के दायरे में सांसारिक सुख साधन एवं उसके लिए आर्थिक विकास जैसे पक्ष ही आते हैं। सांसारिक सुख संसाधनों में रहने के लिए सुंदर घर, जमीन जायदाद, मोटर कार, हीरे जवाहरात, सोने चांदी के आभूषण इत्यादि आते हैं। इसी सशक्त भौतिक संपत्तियों को जब कभी भी एक जगह ही कहीं भी ज़रूरत पड़ने पर रुपयों के मूल्यांकन पर बदला जा सकता है। पूरी दुनिया आज दो खंभों में बटी हुई है। जैसे ऐसे देश का समुदाय जो विकास युक्त या पूर्व विकसित है तथा दूसरा बहुत बड़ा समूह ऐसे देश का है जो विकासशील है, यानी विकास की सीढ़ी चढ़ रही है, विकास हो रहा है। इस प्रकार के विभाजन का आधार उन खेमों में हो रहे हैं। आर्थिक विकास के स्तरों में से इस प्रकार की परंपरागत सोच आज भी व्यक्त है, परंतु अब एक नई सोच जो आर्थिक विकास से हटकर विकास को मानवीय उन्नति पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता प्रस्तुत करती है। सन 1990 में दो विश्व विख्यात अर्थशास्त्रियों प्रोफेसर महबूब उल हक एवं प्रोफेसर असेन सेन ने मानव विकास की अवधारणा को प्रस्तुत किया और तब इसे यानी 1990 से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी का फुल फॉर्म संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम प्रतिवर्ष मानव विकास सूचकांक एवं HDI का संकलन गणना करने एक रिपोर्ट प्रकाशित करता आ रहा है। इस रिपोर्ट को मानव विकास रिपोर्ट HDR कहते हैं। ये रिपोर्ट प्रतिवर्ष प्रकाशित होती है, जिसके अंतर्गत विश्व के प्राय सभी देशों में हो रहे मानव विकास को सुनिश्चित किए गए पैमानों के आधार पर प्रत्येक देश के विकास सभी देशों में हो रहे विकास को सुनिश्चित किए गए पैमानों के आधार पर प्रत्येक देश के विकास की प्रगति को 3 श्रेणियों अधिकार या उच्च, मध्यम या कम या निम्न में वर्गीकृत किया जाता है। इस पाठ के अंतर्गत हम सब समझेंगे कि वह कौन से पैमाने पर आधारित है जिनके आधार पर मानव विकास के सूचकांक तय करने की प्रवृत्ति बनती है। इसके साथ हम इसी संदर्भ में यह जान लेने का प्रयास करेंगे कि हमारे देश भारतवर्ष की विश्व के अन्य देशों की तुलना में क्या स्थिति है। इसी प्रयास के साथ साथ हम यह भी विश्लेषण करेंगे कि भारत के विभिन्न राज्यों में मानव विकास के सूचकांक के पैमाने के आधार पर क्या स्थितियाँ हैं। अंत में कुछ ऐसे उपायों को सुलझाएंगे जिससे हमारे देश में मानव विकास का और सुधार हो सके। उद्देश्य: इस पाठ का अध्ययन करने के पश्चात आप मानव विकास शब्द को परिभाषित कर सकेंगे, मानव विकास सूचकांक शब्द की व्याख्या कर सकेंगे, भारत के सभी राज्यों में मानव विकास सूचकांक के क्षेत्रीय प्रतिरूपों का वर्णन कर सकेंगे, मानव विकास के सूचकांक को भारत के संदर्भ में और सुधार करने की आवश्यकता को उजागर कर सकेंगे। मानव विकास सूचकांक एक संयुक्त सूचकांक है। इसके द्वारा किसी देश के मानव विकास की औसत उपाधियों को मानव के 3 आधारभूत आयामों के आधार पर माप सकते हैं। ये 3 आधारभूत आयाम हैं: दीर्घ एवं सुस्त जीवन, ज्ञान प्राप्त करना, एक विस्तृत या शालीन जीवन सीखना। इन तीनों आयामों को निम्नलिखित तरीकों से मापा जाता है। स्वास्थ्य एवं दीर्घायु का मापन जन्म के समय जीवन प्रत्याशा से किया जाता है। ज्ञान का मापन प्रौढ़ साक्षरता दर 2/3 की अधीरता और संयुक्त प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय स्तर पर सकल नामांकन दर्ज के अनुपात 1/3 आधारित से होता है। विस्तृत और शालीन जीवन जीने का मापन उस देश के सकल घरेलू उत्पादन तथा प्रति व्यक्ति आय शक्ति अमेरिकी डॉलर में के संदर्भों में की जाती है। इसके क्रियाशील शक्ति समरूपता PPP कहते हैं। यहाँ पर हमें भली भांति समझ लेना चाहिए कि मानव विकास सूचकांक
उपयुक्त वर्णित सभी आयामों का संपूर्ण योग मात्र होता है। यह मानव विकास के सर्वगीम विकास को चित्रित नहीं करता, अपितु परंपरागत विकास मापन आयात से हटकर विकास की दशाओं में हुए सकारात्मक वृद्धि को दर्शाने का एक प्रयत्न है। ये दार्शनिक करता है कि मानव विकास के प्रमुख क्षेत्रों में क्या उपलब्धियां हुई है। इस सूचकांक एक प्रकार के बैरोमीटर है जो मानव कल्याण के उपगमों में हो रहे परिवर्तनों को मापता है तथा देश के विभिन्न राज्यों में हो रहे परिवर्तनों की प्रगति की तुलनात्मक स्थितियों को प्रदर्शित करने में सहायक है। मानव विकास की अवधारणा का आधार स्वतंत्रता तथा मुक्त विकास है। हम विकास का अर्थ स्वतंत्रता के साथ पर्यायवाची रूप से देखते हैं। पर्याय लोग में हमने आधारभूत विकल्पों को तय करने की ना तो समझ क्षमता होती है और ना ही स्वतंत्रता। ये ज्ञान प्राप्त करने की असमानता हाँ उनकी आर्थिक गरीबी, सामाजिक भेदभाव जैसे अनेक कारण हो सकते हैं। अंत मानव विकास का उद्देश्य मानवों के उनकी क्षमता, स्वाद एवं मानवीय योग्यताओं को बनाना तथा बढ़ाना होता है। मानवीय स्वार्थ का मतलब उन तमाम चीज़ों को कर सकने की क्षमता को विकसित करता है जिन्हें द्वारा वे समृद्ध जीवन जी सके तथा समाज के प्रतिभागिता करते हुए अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सके और स्वतंत्रता का आनंद ले सके। व्यक्तिगत अधिकार तथा स्वतंत्रता विकास मानव विकास में बहुत महत्व रखते हैं, परंतु ऐसे अधिकार एवं स्वतंत्रता को उपभोक्त कर सकने की पाबंदी कुछ लोगों पर लग सकती है क्योंकि वह गरीबी है, बीमार है, निरक्षर है, सामाजिक भेदभाव के कारण अपेक्षित है, कर्मक है, संघर्ष की आंतरिक है या फिर राजनीतिक पहचान से वंचित है। इन सब कारणों से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP मानव विकास प्रतिवेदन 1990 के आरंभिक रिपोर्ट में लेखकों ने उपरोक्त सूचकांकों को आवश्यक विकल्पों के रूप में परिभाषित तथा उल्लेखित किया कि इन विकल्पों की अनुपस्थिति अनेकों अवसरों को अवरुद्ध कर सकती है। अंत लोगों के विकल्पों में वृद्धि करना, उनके जीवन में सुधार या संस्था को विकसित करना और लोगों में क्षमता का निर्माण करने की प्रक्रिया को मानव विकास के रूप में परिभाषित किया जाता है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें अपने विकास की प्रक्रिया को नए तरीके से सुनियोजित करना होगा ताकि विकास लोगों को चतुर्दित हो, ना कि लोग विकास के इर्द गिर्द घूमें। आर्थिक विकास और मानव विकास में मूलभूत अंतर ये होता है कि जहाँ आर्थिक विकास के सारे प्रयास आय बढ़ने में संकेतित होते हैं, वहीं मानव विकास का ध्यान मानव जीवन के सभी पहलुओं में विकास करने से होता है। ये पहलू आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या सांस्कृतिक हो सकते हैं। आर्थिक विकास में मानवीय विकास एक आवश्यक घटक जरूरी है। इसके पिछले मूलभूत भाव ये है कि आय का दुरुपयोग न केवल आय वृद्धि मात्र बल्कि उसके प्रयोग से मानव विकास के विकल्पों को निर्धारित करने से, चूँकि किसी भी देश की वास्तविक परिसंपत्ति उसके मानव संसाधन अंत विकास लक्ष्य मानव जीवन का साधन हेतु सुविधा संपन्न करना ही होना चाहिए। मानव विकास रिपोर्ट के मानव विकास के सूचकांकों के अलावा अन्य 4 सूचकीय संकेतों को चुना गया है जो निम्नलिखित है। मानव गरीबी सूचकांक HPI 1 विकासशील देशों के लिए, मानव गरीबी सूचकांक HPI 2 कुछ चुने हुए DCDD देशों के लिए, लिंग आधारित विकास सूचकांक GDI लिंग शक्तिकरण उपाय GEM। इन चारों दिए गए सूचकांकों में HDI, HPI एवं GDI के आंकलन में 3 प्रमुख आयामों पर विचार किया जाता है: लंबी आयु, स्वास्थ्य, जीवन ज्ञान, साक्षरता एवं शालीन जीवन स्तर पर, जिसमें से कुछ संकेत इन्हीं आयामों के भीतर कुछ अलग एवं हट कर है। आइए इन सूचकांकों के बीच की जो समानताएं और असमानताएं उन्हें दी गई सारणी से पहचानें। सारणी 28.1 HDI HPI 1 एवं GDI में उपयुक्त
तीनों मुद्दों पर तुलनात्मक विश्लेषण। क्रम मुद्दे HDI, HPI, GDI। लंबी आयु एवं स्वास्थ्य। जन्म के समय प्रत्याशित आयु का आकलन। जन्म के समय 40 वर्ष की आयु न पार कर सकने की संभावना। जन्म के समय प्रत्यक्ष आयु का आकलन। ज्ञान। ब्रॉड साक्षरता की दर 2.3 अंक निर्धारित। प्राथमिक, माध्यमिक व तृतीयक स्तर या मिलीजुली सकल दक्षिणा या प्रवेश लेने वालों की संख्या अनुपात 1/3 अंक निर्धारित। ब्रॉड साक्षरता की दर ऐसे लोगों का प्रतिशत जिन्हें शुद्ध जल स्रोत से पहुंच नहीं है। ब्रॉड साक्षरता की दर प्राथमिक, माध्यमिक एवं तृतीयक स्तरों मिले जुले सकल अनुपात। शालीनता से जीने का जीवन स्तर। सकल घरेलू उत्पाद GDP प्रगति व्यक्ति कार्यक्रम शक्ति अमेरिकी डॉलर में। 1 वर्ष आयु के औसत से कम वजन वाले बच्चों का प्रतिशत PPP अनुपात अर्जित आय PPP अमेरिकी डॉलर में। मानव विकास ही क्यों? पॉल स्टेटेड विकास अर्थशास्त्री ने विकास के 6 कारणों की पहचान की है। वे कारण निम्नलिखित है। विकास के प्रयासों का अंतिम लक्ष्य मानवीय दशाओं में सुधार करना तथा उन्हें अपने आप को विकसित करने के लिए अधिक से अधिक विकल्पों को बढ़ाना है। मानव विकास उच्चतम उत्पादन का एक उत्तम साधन है। एक सुपेक्षित स्वास्थ्य, सुरक्षित कौशल व जागरूक श्रमिक शक्ति सर्वाधिक उत्पादन परिसंपत्ति है। अंत उत्पादकता के आधार पर इन क्षेत्र में किया गया पूंजी निवेश न्याय संगत है। इससे जनसंख्या वृद्धि दर में कमी लाने में सहायता मिलती है। मानव विकास का भौतिक पर्यावरण से मैत्रीपूर्ण संबंध है, क्योंकि जब गरीबी घटती है तो जंगलों की कटाई, मनुस्थलीकरण व विद्रा अपसरण एवं अपराधन में कमी आती है। मनुष्य की गरीबी एवं रहन सहन की दशाओं में सुधार से एक स्वस्थ नागरिक समाज के निर्माण तथा उसके अधिकतम स्थिरता लाने में प्रयास में सहायता मिलती है। मानव विकास से सामाजिक स्थल उथल पुथल में कमी तथा राजनीतिक स्थिरता को बढ़ाने में सहायता मिलती है। अब तक आप मानव विकास की आवश्यकता एवं महत्व को समझ गए होंगे। अब हम इसी प्रकार के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्थिति पर विचार करेंगे तथा भारत में मानव विकास का स्तर कम होने के कारणों को जानने का प्रयत्न करेंगे। भारत नामक विकास सूचांक प्रवृत्ति। मानव विकास रिपोर्ट 2005 के अनुसार विश्व के कुल 177 देशों में भारत 127वें स्थान पर है। सभी 177 देशों को 3 श्रेणी में विभक्त किया गया है। ये है उच्च, मध्यम एवं निम्न वर्ग की श्रेणियाँ। वे देश जिनके मानव विकास सूचांक का मूल्य 8.80 है उससे अधिक है, उन्हें उच्च वर्ग में गिना जाता है। उसी प्रकार मध्यम वर्ग की श्रेणी वाले देशों में मानव विकास सूचांक 0.50 से 0.799 के बीच होता है। वह सारे देश जिसके सूचांक 0.50 से कम है उन्हें मानव विकास वाली श्रेणी में गिना जाता है। भारत का स्थान मध्यम विकास श्रेणी में रखे जाने वाले देशों में सबसे नीचे आता है। हमारे पड़ोसी देश जैसे चीन 45वां स्थान है, श्रीलंका 93वां, मालदीव 96वां, भारत से 197वें स्थान है। बहुत उपस्थित है। भारत से ठीक नीचे स्थान पाने वाले हैं पड़ोसी देश म्यांमार 129वां, भूटान 134वां, पाकिस्तान 135वां तथा कुछ देश एशिया महाद्वीप के हैं। यदि हम पिछले 30 वर्षों की स्थिति को देखें तो इतना तो कहा जा सकता है कि भारत की स्थिति मानव विकास के संदर्भ में काफ़ी कुछ सुधार हुआ है। ये निम्न श्रेणी से स्पष्ट है। सारिका 28.2 भारत में विकास सूचांक की प्रवृत्ति 1975-2007 वर्ष
1975, 80, 85, 90, 95, 2000, 2005। मानव सूचकांक 0.412, 0.438, 0.476, 0.513, 0.546, 0.577, 0.602। स्रोत मानव विकास रिपोर्ट 2005 विश्व 125। पिछले 30 वर्षों में प्रगति हुई है, पर यह संतोषप्रद नहीं कही जा सकती है। एशिया तथा अफ्रीका महाद्वीप ने अनेक छोटे छोटे देश जैसे फिजी, मंगोलिया, टूनीसिया भारत से काफ़ी ऊंचे स्थान पर है। भारत को 0.501 से 0.80 सूचकांक वाले मध्यम श्रेणी में ऊंचा स्थान पाने के लिए काफ़ी प्रयास करना होगा। यदि मानव विकास की वर्तमान गति से भारत को उच्च विकास की श्रेणी में 0.80 एवं इससे अधिक प्रवेश के लिए कम से कम 30 वर्ष और चाहिए। इसके लिए सामाजिक क्षेत्र जैसे शिक्षा एवं साक्षरता, स्वास्थ्य एवं आर्थिक क्षेत्र, विशेष गरीबी उन्मूलन के लिए अथक परिश्रम करना होगा। भारत की मानव विकास में खराब स्थिति होने के पीछे जो कारण है वह अधोलिखित है। जनसंख्या में तेजी से वृद्धि, बहुत बड़ी जनसंख्या में अशिक्षित बढ़ोतरी का होना तथा कुल विद्यालय प्रवेश अनुपात का कम होना, बीच में ही पढ़ाई छोड़ने वालों की उच्च दर, शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर बहुत कम शासकीय अनुदान एवं खर्च, बहुत बड़ी संख्या में कुपोषण लोग तथा कम वजन के कमजोर बच्चे, बहुत ही निम्न स्तर की साफ सफाई व्यवस्था तथा अति आवश्यक जीवन रक्षक दवाइयों का आम जनता के पहुंच के बाहर होना। मानव विकास सूचकांक के अलावा भारतवर्ष में लिंग भेद विकास GDI तथा भारत की गरीबी सूचकांक HPI भी कोई खास सराहनीय नहीं है। भारत विकास रिपोर्ट 2005 के अनुसार GDI में भारत विश्व के 114 देशों में 98वें स्थान पर है तथा HBI में कुल 103 देशों में भारत 98वें स्थान पर आता है। सामाजिक आर्थिक संकेतन। आइए अब संक्षेप में भिन्न प्रकार के सामाजिक आर्थिक संकेतों के बारे में चर्चा करें जो भारतवर्ष में हो रहे मानव विकास के लिए उत्तरदायी रहे हैं। जैसे कि पहले भी स्पष्ट किया जा चुका है, हम स्वास्थ्य एवं शिक्षा की चर्चा संबंधित संकेतों द्वारा करते हैं तथा अन्य आर्थिक स्थिति को प्रति व्यक्ति आय तथा उसकी खराबी के संदर्भ में करते हैं। भारत में स्वास्थ्य संबंधी दशाएं, जैसे कि आप सब अब तक जान चुके हैं कि स्वास्थ्य विकास के 3 आवश्यक आयामों में से एक स्वास्थ्य के अंतर्गत जीना प्रत्यक्ष प्रथम संकेतित होता है। अन्य स्वास्थ्य संबंधी संकेतन जैसे जिम्मेदार मृत्यु दर, संकल्प प्रजनन क्षमता दर, नवजात शिशु मृत्यु दर इत्यादि से भी परिचित होना चाहिए। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं जैसे अस्पताल और साध्य अस्पताल में उपलब्ध बिस्तरों की संख्या, इसके साथ डॉक्टरों एवं नर्सों की संख्या इत्यादि में भी देश के विद्यमान स्वास्थ्य सेवाओं तथा उसकी स्थिति का संपूर्ण आकलन किया जाता है। निश्चित रूप से स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्वास्थ्य संबंधित सुविधाओं एवं स्थिति में काफ़ी सुधार आया है। भारत में वर्तमान समय में काफ़ी महत्वपूर्ण संकेतीय परिवर्तन हुआ है तथा संक्रमणीय बीमारियां उत्पन्न हुई है। भारत आज संकेतों संक्रमण बीमारियों को रोकने में सफल हो सका है। फिर भी कई ऐसे संक्रमण बीमारियां हैं जैसे मस्तिष्क ज्वर व एड्स जैसी खतरनाक बीमारियां आज भी चिंता का विषय है। घटती मृत्यु दर तथा बढ़ती जीवन पश्चाता एवं जीवन शैली में परिवर्तन के चलते आक्रामक बीमारियों जैसे उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, कैंसर, मोतियाबिंद, मधुमेह इत्यादि अनेक बीमारियां बढ़ी हैं। HIV एड्स रोग ऊपर उल्लेखित सभी रोगों से ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है क्योंकि अभी तक इसका कोई इलाज संभव नहीं है। दिसंबर 2005 तक भारत में एड्स HIV बीमारी से पीड़ित लोगों की संख्या करीब
52 लाख थी। इस प्रकार अफ्रीका के बाद भारत विश्व का दूसरा सबसे अधिक एड्स पीड़ित जनसंख्या वाला देश है। UN डेक्स के द्वारा हाल में किए गए अनुमान के अनुसार भारत में एड्स पीड़ितों की संख्या अफ्रीका से ज़्यादा हो गई है। पर यहाँ की समस्या एक बहुत बड़ी जनसंख्या की आधार भूमि के रूप में होने के कारण खासकर प्रजननशील आयु वर्ग 15-49 वर्ग के बीच की संख्या का पिछले पाठ के सारणी 27.3 में दर्शाए कुल जनसंख्या को देखें, जिसमें इस आयु वर्ग के लोगों जो बीमारी ग्रस्त है। यदि हम चाहते हैं कि HIV से युवा पीढ़ी बचे तो हमें हमारे जीवन जीने की कला में सजगता तथा सोच को निम्नलिखित तरीके से बदलना होगा। सोच समझकर अपने अच्छे उन्नत विचार रखो, अपने आप में विश्वास रखो, अपनी कमजोरियों को एवं अच्छाइयों की ताकत की पहचान व जानकारी रखो, अपने आत्मसम्मान व आत्मविश्वास को परख रखो। अनुभव से चाहे वे अरुचिकार ही क्यों ना रहे हो, उनसे शिक्षा या सीख ग्रहण करने को आधा तत्पर रहो। शिक्षा के प्रति सदा सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखो। किसी अड़चन या अड़े वक्त में शोर मचाने के बजाय समस्या के अड़चनों के कारणों को पहचान और उससे छुटकारा पाने के सबसे उत्तम उपायों को स्वयं जीने तथा उन्हें शीघ्र अमल में लाओ। अपनी परेशानियों चिंताओं को दूसरे के साथ बांटें तथा आवश्यकतानुसार सहायक मदद लें। जीवन के प्रति स्वास्थ्य चिंतन एवं जीवन शैली अपनाएं। हमेशा जिम्मेदार से युक्त निर्णय कर लें। आवश्यकतानुसार विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी प्राप्त करें एवं तदनुसार अपने विकल्पों तथा निर्णयों को कार्यान्वित करें। दूसरों के अनुभवों से शिक्षा लें तथा उनके द्वारा की गई गलतियों से शिक्षा लेकर स्वयं लाभान्वित होने की कोशिश करें। अपने द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलापों के निर्णयों एवं परिमाणों पर ध्यान से विचार करें। कोई भी कार्य जल्दबाजी या आवेश में आकर ना करें। अपने ऊपर हो रहे मानसिक तनाव अपने से बड़ों जैसे माता पिता, अभिभावक, शिक्षक, मित्र या सलाहकारों से चर्चा करें। उचित परामर्श लें तथा मानव मुक्ति का प्रबंधन स्वयं करें। हम उम्र व्यक्ति के दबाव डालने पर भी गलत कार्यों के लिए हाँ ना कहने की हिम्मत रखें। दूसरे की देखभाल या परानुकूल जैसे सद्गुण अपनाएं तथा उन व्यक्तियों के प्रति भी विस्तृत ध्यान एवं सद्भावपूर्वक प्रेम भाव रखें जो HIV, एड्स, PLWHA जैसे जानलेवा बीमारी से ग्रस्त हैं। अति संवेदनशील मसलों से प्रजननशील स्वास्थ्य एवं संदर्भ में उचित परामर्श लें। नीचे दिए गए सारणी का अध्ययन करें तथा स्वास्थ्य संबंधी संकेतों की जानकारी प्राप्त करें। सारणी 28.3 कुछ चुने हुए स्वास्थ्य संबंधी संकेतों। क्रम संकेतन 1951-2003। प्रति हजार में जन्म दर 40.8 24.8। प्रति हजार में मृत्यु दर 25.1 8.0। नवजात शिशु प्रति हजार मृत्यु दर 146 1951 1960 60। बच्चों 0 से 4 वर्ष मृत्यु दर प्राप्ति हजार 97.3 17.8। कुल प्रजननशीलता दर 6 3 2001। जन्म दर के समय प्रवासी आयु दर पुरुष महिला। पुरुष का है 87.2 63.9 2001 से 6। महिला 36.2 66.9 2001 से 6। हमें विश्वास है कि अपनी सारणी में दिए गए आंकड़ों को ध्यान से पढ़ा होगा। जैसे कि हमने पहले बताया था कि स्वास्थ्य संबंधी संकेतों में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है, फिर भी अपेक्षित या प्रत्याशित परिणाम नहीं मिल पाए हैं, जैसे कि जन्म दर को उम्मीद के अनुसार घटा नहीं पाए। इसी प्रकार नवजात शिशुओं की मृत्यु दर तथा सकलन प्रजननशीलता के दरों की अपेक्षा कमी नहीं आ पाई। दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में जहां स्वास्थ्य सेवाएं करीब करीब ठप पड़ी रहती है, उन क्षेत्रों के लिए सत प्रयास द्वारा सेवाएं दत्त
करना आज की बहुत बड़ी आवश्यकता है। पूरे देश में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाएं एवं सुविधाएं बहुत बड़ी है, जो कि सारणी 28.4 में दर्शाई गई है। सारणी 28.4 भारत स्वास्थ्य सेवाएं एवं सुविधा 1951 से 2004 तक। कर्म सेवा एवं सुधार वर्ष 1951 वर्ष 2000। उप केंद्र प्राथमिक स्वास्थ्य चिकित्सा केंद्र 725 1,68,986। अस्पताल व औषधालय 9,209 38,031। बिस्तर सव्य निधि तथा सार्वजनिक 1,17,198। 9,14,593। नर्स एवं सहयोगी कर्मचारी 18,000। 8,36,000। डॉक्टर आधुनिक शिक्षा समूह 61,800। 6,26,131। पिछले 50 वर्षों में 1951-2001 में भारत की जनसंख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है तथा ये 36.10 करोड़ से बढ़कर 102.70 करोड़ हो गई है। इसी के साथ बीमारी लोगों जनसंख्या तथा जन्म के समय विशेष नवजात शिशुओं व सज्जा जन्म देने वाली महिला दोनों के लिए उचित एवं त्वरित स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने की समस्याओं में वृद्धि भी बहुत अधिक हुई है। इस प्रकार स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाली संस्थाएं चमारा गई है, क्योंकि सेवाओं की मांग एवं उनकी आपूर्ति के बीच की खाई और बढ़ गई है। जहां तक चिकित्सा सुविधाओं के वितरण का मुद्दा है, तो देखा यह जा रहा है कि ये सारी सहूलियतें बड़े शहरों एवं कस्बों में ही केंद्रित है, जबकि सिंदूर ग्रामीण अंचल आज भी इन सुविधाओं से वंचित है। इस असंतुलन को कम करने के लिए भारत सरकार ने बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना, जिसे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM कहते हैं, जो 12 अप्रैल 2005 में 7 वर्षों की अवधि के लिए आरंभ किया। इस परियोजना के उद्देश्यों एवं निर्दिष्ट लक्ष्य सारणी 28.5 में जा रहा है। इस परियोजना के अलावा भारत सरकार ने कई अन्य कार्यक्रमों को आरंभ किया है। यह है जनी सुरक्षा योजना JSY, बालिका वृद्धि योजना BSY एवं किशोर शक्ति योजना KSY इत्यादि। सारणी 28.5 राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM निष्ठ लक्ष्य एवं परिणाम। NRHM की निष्ठि लक्ष्य परिणामों के साथ पूरे देश में इसे लागू करना, विशेष उन 18 राज्यों में जहां लोग स्वास्थ्य केंद्रित और अवस्थापना कमजोर है। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार एवं आम लोगों की पहुंच में लाना। स्वास्थ्य सेवाओं एवं अच्छे स्वास्थ्य को निर्धारित करने वाले घटकों जैसे पोषक तत्वों, सफाई एवं स्वच्छता एवं निरापद पेयजल के बीच सहक्रियात्मक संबंध बनाना। भारतीय चिकित्सा तंत्र को सही रास्ते में लाकर उसे इतना व्यापक बनाना कि स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ, सरल एवं सभी पहुंच में हो जाए। स्वास्थ्य प्रदान करने वाली सेवाओं को व्यापक बनाना, ताकि बढ़ाए जाने वाली विनियोजित आवंटन को अच्छी तरह से उपयोग में लाया जा सके। योजना प्रक्रिया में समुदाय को शामिल कर उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना। आधारभूत संरचनाओं को उन्नत करना। क्षमता विकास का संवर्धन करने में सहायता करना। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए निधि आवंटन में बढ़ोतरी। नवजात शिशु मृत्यु दर प्रति 1,000 जीवित नवजात शिशुओं पर और शून्य स्तर पर लाना। 2012 तक IMR नवजात शिशुओं की मृत्यु दर की प्रति 10,000 संख्या में 100 गुना लाने का प्रयास करना। 2012 के अंत तक सकल प्रजननशीलता की दर को 2.1 तक नीचे लाना। 2010 तक मलेरिया से मृत्यु को 50% तक तथा
2012 तक 60% घटाना। काला ज्वार जार से होने वाली मृत्यु को 2010 तक समूल समाप्त करना। वाइलेरिया रोग को 2010 70%, 2012 तक 80% घटाना और 15 तक उन्मूलन समाप्त करना। डेंगू की बीमारी से मृत्यु दर को 2010 तक 50% तक घटाना तथा इसी स्तर पर 2012 लगातार रखा। मोतियाबिंदु या ऑपरेशन बढ़ाकर 40 लाख प्रतिवर्ष करना। कुष्ठ रोग के फैलाव को 2050 तक 1.8 व्यक्ति प्रति 10,000 तत्पश्चात 1 व्यक्ति प्रति 10,000 तक लाने का लक्ष्य रोग एड्स मिशन काल में 85% लोगों को रोगमुक्त करना। ज्ञान सूचक सुज्ञता एवं ज्ञान ऐसी शक्ति है जो मानव का कोई प्रकार से शक्तिमान बना देती है। सुविज्ञ व्यक्ति आर्थिक रूप से स्वतंत्र रहकर कई विकल्पों के बीच चुनाव कर अपनी प्रगति एवं विकास को गति एवं दशा दे सकता है। आज का मानव समाज तीव्र से ज्ञान में समाज की ओर बढ़ रहा है। इसे समाज के अधिक से अधिक लोग आज अपना जीवन यापन ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था पर कर रहे हैं। इन्हीं सब कारकों की वजह से ज्ञान को मानव विकास का एक अभिअंग माना गया है तथा मानव विकास के महत्वपूर्ण निर्देशक के रूप में प्रतिनिधित्व किया गया है। चूँकि ज्ञान एवं सुविज्ञता मानव विकास के गुणात्मक उत्थान लाता है, इसके बहुत से आयाम होते हैं। मानव विकास सूचकांक में इसके 2 आयामों पर ही चर्चा किया है। ये है प्रौढ़ साक्षरता दर, प्राथमिक माध्यमिक एक तृतीयक स्तर पर सकल प्रवेशार्थियों का अनुपात। इसलिए इस पाठ में साक्षरता के क्षेत्रीय विस्तार एवं प्रतिमानों पर चर्चा न करते हुए सीधे साधे प्रौढ़ साक्षरता पर ही चर्चा करेंगे। मानव विकास के घटकों में ज्ञान प्रमुख घटक होता है। इसके मापन में साक्षरता एक महत्वपूर्ण सूचक के रूप में उपयुक्त होता है। राष्ट्रीय संपेल सर्व संगठन NSO के 52वीं पारी में 1985-86 तथा कुछ चुने हुए शिक्षा से संबंधित सक्रिय आंकड़े 1997-98 इस तथ्य को उजागर करते हैं कि भारत में कुल जनसंख्या के 54.38% प्रौढ़ व्यक्ति साक्षर है। 2005 में प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार सन 2003 तक 61% प्रौढ़ भारत में साक्षर हो गए हैं। यदि इस प्रकार के आंकड़ों को राज्य स्तर पर विश्लेषण करें तो प्रौढ़ साक्षरता के प्रतिरूप में कोई खास बदलाव नहीं आया है। प्रौढ़ साक्षरता के क्षेत्रीय प्रतिरूपों में बहुत विभिन्नताएं हैं। बिहार झारखंड मिलकर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तरांचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित जम्मू कश्मीर तथा उड़ीसा राज्यों में प्रौढ़ साक्षरता राष्ट्रीय औसत से कम है। अंत इन राज्यों प्रौढ़ साक्षरता के अभियान को सशक्त एवं गतिमान बनाने की आवश्यकता है। सकल नामांकन अनुपात GER ये किसी खास आयु वर्ग के शिक्षार्थियों की कुल जनसंख्या जो किसी कक्षा में नामांकन होनी चाहिए तथा कुछ शिक्षार्थियों की नामांकन संख्या जो कुछ शिक्षा के लिए नामांकन हुई है का अनुपात होता है। कभी कभी सकल नामांकन अनुपात 100% से ज़्यादा भी हो जाता है। इसका मुख्य कारण है निर्धारित आयु वर्ग से कम या ज़्यादा आयु के लोगों का भी उस कक्षा में दाखिला या प्रवेश दर्शा दिया जाता है। मानव विकास सूचकांक में इसलिए प्राथमिक माध्यमिक एक तृतीयक स्तरों पर हुए सकल नामांकन को गुना जाता है। यहाँ पर हम इस अनुपात को केवल प्राथमिक स्तर पर ही पहली से 5वीं कक्षा तक विश्लेषण करेंगे। 2005 से 6 आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार सकल नामांकन अनुपात में क्रमिक रूप में वृद्धि हुई है। जैसे 6-14 वर्ष की आयु वर्ग पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक में यह अनुपात 1950-51 में 32.1% था, जो बढ़कर 2003-04 में 84.91% तक हो गया है। इसके साथ ही बीच में ही पढ़ाई छोड़ने वालों की संख्या प्राथमिक स्तर
पर 2001-02 में 29.0% से घटकर 2003-04 में 31.4% हो गई। विभिन्न राज्यों तथा केंद्रित सहित संघीय राज्यों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार स्कूल छोड़े हुए छात्रों की 2001 से 5 तक संख्या 5 से 3 करोड़ 20 लाख से घटकर 85 लाख हो गई। परंतु 85 लाख स्कूल छोड़े छात्रों की संख्या वह भी प्राथमिक स्तर पर काफ़ी चौंकाने वाली एवं चिंता का विषय है। राज्य स्तर पर जब इस अनुपात के आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं तो पता चलता है कि मणिपुर में 16.77% से लेकर 55.82%, बिहार में भिन्नता है। जिन राज्यों में राष्ट्रीय औसत से कम अनुपात है वे हैं उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, असम, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, झारखंड एवं नागालैंड। शिक्षा में नामांकन की संख्या विशेष रूप से निचले स्तर पर सुलझाने के लिए तथा ब्रॉड व्यक्तियों की अशिक्षित रहने की संख्या को घटाने के लिए भारत सरकार ने कई नए कार्यक्रमों को प्रारंभ किया है। साथ ही मौजूदा कार्यक्रमों को और अधिक सशक्त एवं क्रियाशील करने की पहल की है। आर्थिक सूचांक। मानव विकास की अवधारणा में आर्थिक वृद्धि एवं उत्पादकता को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। आर्थिक विकास मानव के विकास में शिक्षा तथा स्वास्थ्य के अलावा प्रकृति के सोपान में चढ़ने का एक माध्यम भी है। आर्थिक वृद्धि में सूचांकों में सकल घरेलू उत्पादन, सकल राष्ट्रीय उत्पादन, प्रति आया, व्यक्ति आय इत्यादि आते हैं। यहाँ हम केवल प्रति व्यक्ति आय सूचांक पर ही चर्चा केंद्रित रखेंगे। 2005-06 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार प्रति व्यक्ति आय जो 1950-51 में 3,687 रुपये थी, अब बढ़कर 2004-05 में 19,649 रुपये हो गई। यद्यपि यह वृद्धि महत्वपूर्ण है, मानव भवन है, परंतु इसमें क्षेत्रीय व स्थानीय स्तर पर काफ़ी समानताएं हैं। इतना ही नहीं, शहरी तथा ग्रामीण इलाकों में भी प्रति व्यक्ति आय में असमानता झलकती है। यहाँ तक कि गरीबी रेखा से नीचे के तबकों को प्रति व्यक्ति आय में भी बहुत भिन्नता एवं असमानता मिलती है। गरीबी न केवल आर्थिक प्रतिमास घटना है अपितु समाज एवं मनोवैज्ञानिक संरचना भी है। ये भिन्न स्तर तक कुपोषण, निम्न मानवीय विकास इत्यादि से प्रतिबिंबित होता है। योजना आयोग के एक अनुमान के अनुसार 1999-2000 में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले देश की जनसंख्या के 26.10% थे। इसमें से 27.9% ग्रामीण क्षेत्रों से तथा 23.62% शहरी क्षेत्रों से थे। जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों की गरीबी का मुख्य कारण लोगों का भूमिहीन एवं सीमांत किसान होना बताया जाता है, वह शहरी क्षेत्रों में गरीबी मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों में दृष्टिगत होता है। उड़ीसा, बिहार, झारखंड सहित मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित उत्तर प्रदेश, झारखंड सहित भारत के उत्तर पूर्व के सभी राज्यों सिवाय मिजोरम तथा पश्चिमी बंगाल ऐसे राज्य हैं जहां गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से नीचे है। मानव विकास सूचांक राज्य स्तरीय विश्लेषण। UNDP के द्वारा तैयार मानव विकास रिपोर्ट के समान भारत के योजना आयोग द्वारा भी वैसे ही एक रिपोर्ट 2001 में तैयार की गई थी। इस रिपोर्ट में भारत के कुछ बड़े राज्यों, जिसमें अविभक्त बिहार राज्य भी शामिल था, में विद्यमान मानव विकास की स्थितियों का विश्लेषण किया गया था। बिहार के अलावा अविभाजित मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश भी शामिल किए गए थे। इन राज्यों में मानव विकास सूचांकों को निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है। तालिका 28.6 भारत मानव विकास सूचांक, राज्यों के नाम वर्ष 2001। राज्य की स्थिति मानव विकास सूचांक। आंध्र प्रदेश 0.416, असम 0.386, बिहार 0.367, गुजरात 0.47.9, हरियाणा 0.509, कर्नाटक 638, केरल
0.638, मध्य प्रदेश 0.394, महाराष्ट्र 0.523, ओडिशा 0.404, पंजाब 0.537, राजस्थान 0.424, तमिलनाडु 0.531, उत्तर प्रदेश 0.888, पश्चिम बंगाल 0.477, भारत 0.472। तालिका 28.6 में दर्शाए मानव विकास सूचांक के आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि राज्यों को छोड़ दे तो स्पष्ट रूप से उत्तर दक्षिण का विभाजन उभर कर दिखाई पड़ता है। आंध्र प्रदेश को छोड़कर सभी दक्षिण भारतीय राज्य अच्छा कर रहे हैं, जबकि पंजाब या हरियाणा के अतिरिक्त उत्तर भारतीय राज्य मानव विकास सूचांक के बेहिसाब से असफल रहे हैं। इन राज्यों को मिलाकर एक परिवर्गी शब्द बीमारू बनता है। बिहार, मा का मध्य प्रदेश, रा का राजस्थान, ऊ का उत्तर प्रदेश, जो बीमार शब्द का परिवारची हो सकते हैं, अर्थात इन राज्यों की स्थिति बीमार व्यक्ति जैसी है। उत्तर दक्षिण विभाजन रेखा जैसी पूर्व पश्चिम विभाजिका भी स्पष्ट है। पश्चिमी शीत राज्य है गुजरात, महाराष्ट्र अपेक्षाकृत बड़ी सजगता से मानव विकास के कार्यक्रमों को संचालित कर रहे हैं, जबकि पूर्व स्थिति राज्य जैसे उड़ीसा तथा असम के बहुत अच्छे नहीं कर रहे हैं। इसलिए इन दोनों राज्यों में मानव विकास सूचांक राष्ट्रीय सूचांक के औसत से नीचे है। पश्चिम बंगाल में यह राष्ट्रीय औसत के ठीक बराबर की स्थिति में है। अंत इन राज्यों में मानव विकास सूचांक की स्थिति बहुत कम या नीचे है। उन राज्यों के प्रति अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है और अधिक तथा कठोर प्रयास इन राज्यों में करने होंगे ताकि मानव विकास सूचांक में सुधार हो सके। अधोलिखित अनुच्छेदों में भारत के राज्यों के स्तर पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। चर्चा की जानकारी भारत के योजना आयोग द्वारा प्रस्तावित विकास रडार, जिसका जिक्र राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट 2001 में किया गया है, ये उपलब्ध की जाएगी। कुल 8 भिन्न सामाजिक सूचांकों के आधार पर ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में 2 अलग अलग समय यानी सन 1980 एवं 1990 के विकास रडार बनाया जाता है, जो मानव विकास सूचांक में समय के साथ विकास का आरेखीय प्रदर्शन है। विकास रडार सभी राज्यों के बनाए गए थे। सूचांकों का चयन प्रमुख 3 आयामों में प्रतिपाद्यों को विभक्त कर दिया जाता है। ये 3 नाजुक आयाम हैं: दिग्गु शिक्षा एवं प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण। उपरांत 3 आयामों के साथ साथ मानव विकास आधारभूत आवश्यकताओं जैसे पेयजल तथा मकान की उपलब्धता आदि को विकास रडार में उल्लेखित किया जाता है। विकास रडार निर्माण में उपयुक्त होने वाले प्रमुख 8 सामाजिक सूचांक निम्नलिखित हैं। प्रति व्यक्ति उपभोक्ता खर्च, प्रति व्यक्ति अनुपात के आधार पर गरीबी का विस्तार, शुद्ध पेयजल की पहुंच, पक्का मकान, उपयुक्त परिवारों का अनुपात, 7 वर्ष इससे ऊपर आयु वर्ग में साक्षरता की दर, अपेक्षित शिक्षा की तीव्र उपोत्तर कार्मिक कक्षाओं में नामांकित बच्चों का उन बच्चों के जिनकी आयु 6-18 वर्ष के बीच है तथा जिनका नामकरण नहीं हुआ है को भी संयोजित करते हुए बनाए गए सूचांक। 1 वर्ष की उम्र तक प्रत्याशित आयु, नवजात शिशुओं में मृत्यु दर। इन उपरोक्त सूचकों का 0 से 5 अंकों के बीच मूल्य का आकलन करते हैं, जहां 0 अंक से अवश्य होता है। ये सूचांक के तहत किए गए प्रयासों की उपलब्ध सबसे कम तथा 5 अंक देने का मतलब सर्वाधिक उपलब्धि। आपने क्या सीखा? मानव विकास के सूचांक की अवधारणा को प्रोफेसर महबूब उल हक तथा प्रोफेसर अजीम सैन ने सन 1990 में प्रस्तुत किया। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP सन 1990 से उत्तरोत्तर मानव विकास पर रिपोर्ट प्रकाशित करते आ रहे हैं। इन रिपोर्टों में विश्व पर्याय सभी देशों में रहे मानव विकास की स्थितियों को दर्शाया जाता है। मानव विकास सूचांक HDI का ऐसा संयुक्त सूचांक है
जिसके अंतर्गत किसी भी देश में मानव विकास में प्रमुख 3 आयामों में किए गए औसत उपलब्धि का मापन किया जाता है। ये प्रमुख आयाम हैं लंबी आयु एवं स्वस्थ जीवन, ज्ञान या शालीन जीवन स्तर, आर्थिक विकास एवं मानव विकास में आधारभूत मौलिक अंतर हैं। जहां आर्थिक विकास पूर्ण रूप से आय में वृद्धि पर अपना ध्यान केंद्रित करता है, वहीं मानव विकास मानव जीवन को अधिक से अधिक विस्तृत या व्यापक करने पर जोर देता है। मानव विकास के कर्तव्य सूचांकों में आर्थिक दशा एक महत्वपूर्ण तत्व है। मानव विकास सूचांकों के अलावा अन्य और भी सूचांक हैं जिनको UNDP बताता है, क्रमित करता है। ये है मानव विकास गरीबी सूचांक, HPI लिंग विकास सूचांक, GDI लिंग सशक्तिकरण मापन सूचांक, GEMI इत्यादि। सन 2005 में मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत का दर्जा 127वां है, जो कि मध्य स्तर के विकासशील देशों की सूची के लगभग सबसे नीचे स्थान पर है। इस स्थिति में होने के मुख्य कारण है जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि, अनपढ़ और निरक्षर प्रौढ़ों की बड़ी संख्या, शिक्षा एवं स्वास्थ्य के मंद में असंतुलित सांख्यिकीय खर्च, कम वजन के कुपोषण बच्चे तथा जिन पोषण पाने वाले लोगों की ज़्यादा संख्या, निम्न दर्ज की साफ सफाई की सुविधा तथा जीवन रक्षक औषधियों का सरलता से तथा समीप में ना मिल पाना इत्यादि। इसलिए स्वास्थ्य, शिक्षा, गरीबी उन्मूलन एवं लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के अत्यधिक आवश्यक है। ये ठीक है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से लेकर आज तक मानव विकास परिस्थितियों में काफ़ी कुछ सुधार हुए हैं, परंतु इसके साथ ही देश में HIV, एड्स जैसी जानलेवा बीमारियों से ग्रसित लोगों की संख्या भी तेज़ी से वृद्धि हुई है। नौजवानों में जीवन कौशल को और विकसित करने का सुझाव दिया जाता है। इस भीषिका से निजात पाने के उद्देश्य से भारत सरकार की ओर से कई कार्यक्रमों की शुरुआत की गई है। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय ग्रीन स्वास्थ्य मिशन, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना आदि। UNDP की मानव विकास रिपोर्ट के समान ही भारत सरकार के योजना आयोग द्वारा रिपोर्ट तैयार की जाती है, जिसका नाम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट होता है। इस राष्ट्रीय रिपोर्ट में देश के 15 बड़े राज्यों की स्थितियों का ब्यौरा जिक्र होता है। रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य का मानव विकास सूचकांक सबसे कम है, केरल राज्य सर्वोपरि है। इसके अलावा योजना आयोग ने विकास रडार का निर्माण किया है। ये रडार संपूर्ण राज्य में मानव विकास के प्रयासों द्वारा उपलब्ध उपाधियों को 9 सामाजिक सूचांकों के ढांचे में डालकर प्रत्येक सूचांकों का मूल्यांकन 0 से 5 अंकों के बीच करता है। अंकों के वितरण के प्रयासों से उच्च सूचांक के तहत कितनी कम या अधिक उपलब्धियां हुई है, इसका अनुपात लगाया जाता है, जिसका रडार द्वारा पूरे राज्य की स्थिति के साथ ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में भी अलग अलग से मानव विकास सूचांक की स्थिति की प्रगति का विकास के अंतराल में मूल्यांकन किया जाता है। दोस्तों, ये चैप्टर खत्म हुआ। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।